नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान और ऐतिहासिक महाकाव्य के बारे में, और खास तौर पर उस 14 साल के वनवास की भौगोलिक सच्चाई के बारे में। जब भी इस लंबी यात्रा का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में एक नक्शा सा बन जाता है, लेकिन क्या वो नक्शा सच में सही है? आज हम बिल्कुल फैक्ट्स और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस पूरी यात्रा को डिकोड करेंगे, उत्तर से लेकर सीधे दक्षिण तक। तो सबसे बड़ा सवाल, वनवास के इन 14 सालों का सबसे ज्यादा वक्त आखिर कहाँ बीता? देखिए, हम में से बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के लगभग 11 साल सिर्फ एक ही जगह यानी चित्रकूट में बिता दिए थे। बचपन से शायद हमने यही सुना है ना? लेकिन क्या हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ और रिसर्च भी यही कहते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे वो बहुत बड़ा मिथक टूट जाता है। जब हम अलग अलग रामायण ग्रंथों और ऐतिहासिक रिसर्च को खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर आती है। असल में श्री राम चित्रकूट में बहुत ही कम समय के लिए रुके थे। 14 वर्षों का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वास्तव में दंडकारण्य क्षेत्र के घने जंगलों में बीता था। तो वो 11 साल चित्रकूट वाली बात पूरी तरह से गलत है। तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले वनवास के इस महान मिथक को डिकोड करेंगे, फिर अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा देखेंगे, उसके बाद वनवास के असली केंद्र यानी दंडकारण्य चलेंगे, फिर नासिक के पंचवटी से लेकर रामेश्वरम तक का सफर, और अंत में लंका विजय और अयोध्या वापसी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले पॉइंट की, वनवास का महान मिथक। अब देखिए, वनवास का मतलब सिर्फ जंगलों में जाकर एकांत में रहना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में धर्म की स्थापना, ऋषियों की रक्षा और जन कल्याण का एक बहुत ही एक्टिव मिशन था। चित्रकूट का मिथक टूटने से हमें ये समझ आता है कि उनका असली मकसद क्या था। वो अलग अलग आश्रमों में गए ताकि तपस्वी समुदायों को सुरक्षित कर सकें। ये एक तरह का बहुत बड़ा कल्याणकारी अभियान था जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ, अयोध्या से चित्रकूट का सफर। आइए इस यात्रा के शुरुआती 5 कदमों को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। सबसे पहला कदम, अयोध्या से प्रस्थान। इसके बाद दूसरा कदम था तमसा नदी के तट पर पहली रात का विश्राम। फिर यात्रा आगे बढ़ती है तीसरे कदम यानी श्रृंगवेरपुर की ओर। वहां से चौथा पड़ाव आता है प्रयागराज, जहां भारद्वाज आश्रम में वो ऐतिहासिक भेंट होती है। और फिर आता है 5वां कदम, चित्रकूट। जैसा कि हमने पहले बताया, स्रोतों से एकदम क्लियर है कि चित्रकूट में उनका निवास केवल कुछ समय के लिए था, ना कि 11 सालों के लिए। यह तो बस इस लंबी यात्रा की एक शुरुआत भर थी। और अब आता है इस यात्रा का सबसे अहम हिस्सा, दंडकारण्य, जो कि वनवास का असली केंद्र था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दंडकारण्य आखिर था कहाँ? ये कोई छोटा सा जंगल नहीं था। अगर हम आज के आधुनिक भूगोल के हिसाब से देखें तो ये विशाल वन क्षेत्र मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ था, वर्तमान का छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कल्पना करके देखिए ये इलाका कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। वनवास का सबसे लंबा समय इसी विशाल क्षेत्र की यात्रा करने और वहां रहने में बीता था। तो इतने लंबे समय तक इस घने जंगल में मुख्य गतिविधियां क्या रही? ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उन्होंने अपना ये पूरा समय अलग अलग ऋषियों के आश्रमों में जाने और उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाने में लगाया था। मतलब श्री राम ने यहाँ के तपस्वियों के साथ रहकर उन्हें सुरक्षा दी। ये कोई साधारण भ्रमण नहीं था, बल्कि इस पूरे इलाके में कानून, व्यवस्था और शांति कायम करने का एक जबरदस्त प्रयास था। खैर, अब हम यात्रा के चौथे हिस्से पर आते हैं, पंचवटी, किष्किंधा और रामेश्वरम की ओर बढ़ता हुआ सफर। दक्षिण की तरफ गहराई में जाती हुई ये यात्रा कुछ ऐसे आगे बढ़ती है। छठा कदम हमें ले जाता है नासिक के पंचवटी क्षेत्र में, और हम सब जानते हैं कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां शूर्पणखा प्रसंग और माता सीता का हरण हुआ था। इसी घटना ने पूरी यात्रा की दिशा ही बदल कर रख दी। इसके बाद 7वां कदम, किष्किंधा, जहां सुग्रीव और हनुमान जी के साथ वो ऐतिहासिक गठबंधन बना। और फिर 8वां कदम, रामेश्वरम का समुद्री तट। यहां तक आते आते जो यात्रा एक व्यक्तिगत वनवास के रूप में शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत बड़े सैन्य अभियान में बदल चुकी थी। और फाइनली हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम चरण पर, लंका में विजय और वापसी। इस महाकाव्य के आखिरी 3 कदम इस प्रकार पूरे होते हैं। 9वां कदम,
रामेश्वरम से उस विशाल महासागर को पार करना, जो अपने आप में एक रणनीतिक चमत्कार था। 10वां कदम, लंका में रावण का वध और अंतिम विजय प्राप्त करना। और अंत में 11वां कदम, अयोध्या में विजयी वापसी। तो कुल मिलाकर इन्हीं 11 कदमों के साथ उत्तर से दक्षिण और फिर वापस उत्तर की ये 14 साल लंबी और अद्भुत यात्रा सफलता से पूरी होती है। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब हम उत्तर से दक्षिण तक फैले इस विशाल भूगोल को ट्रैक करते हैं, तो क्या इस 14 साल के वनवास को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? अयोध्या से लेकर दंडकारण्य के जंगलों तक और फिर रामेश्वरम के तटों तक इस पूरे नक्शे को देखने पर साफ हो जाता है कि ये एक जगह रुकने वाला वनवास था ही नहीं। ये तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने वाले एक बेहद डायनामिक यात्रा थी। जब वो मिथक टूटता है, तो हमें इस महाकाव्य के असली स्केल और उस समय की ऐतिहासिक सच्चाई का सही अंदाजा होता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।